संघ के अंदर आप पाएंगे हमेशा जिसमें कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपके पास साहस नहीं होगा। आप तभी करेंगे जब आप मॉब में जाएंगे। आप में वो साहस नहीं है जो साहस फ्रीडम फाइटर्स में, भगत सिंह में फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो साहस गोडसे में तो था, उसने तो अकेले गोली मारी। एक डिबेट है कि भाई हिंदू राष्ट्र के लिए बाधक कौन लोग हैं, तो वहां पे गांधी इमर्ज कर रहे हैं, एक बड़ा नाम, नेहरू का इमर्ज कर रहे हैं दूसरा नाम, और फिर जब एक स्टेज आता है जहां ये डिसाइड होता है कि इस अवरोधक को हटाना है, तो उस स्टेज पे गोडसे तैयार नहीं है मारने को। कांग्रेस से तो बहुत सवाल पूछते हैं कि नेहरू कैसे बन गए, पटेल को बनना चाहिए था, इनके यहाँ कैसे बनते हैं एक चीफ से दूसरे चीफ। पर्ची वर्ची की कुछ बात की जाती है कि पर्ची एक छोड़ा जाता है, क्या उसमें सच्चाई है? आपने रिसर्च किया है? सर संघ चालक के पोजीशन पे सक्सेशन जो है वो सर संघ चालक के नॉमिनी के रूप में रखा गया कि सर संघ चालक जिसका नाम लेंगे वो होगा। सावरकर का 23 के किताब के बाद आप पाएंगे यहाँ पे बोला गया कि हिंदूज को मोबिलाइज किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम्स के खिलाफ। तो उसके बाद ये लोग कोई भी आपको नहीं दिखेंगे फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होते हुए। आज ये लोग भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, आज ये लोग सुभाष बाबू की फोटो लगाते हैं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भगत सिंह या सुभाष बोस या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ एक क्षण के लिए भी खड़ा नहीं हुआ, और आज ये इन सबको क्लेम करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी जब बात करते हैं तो कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, अपनी बात भूल जाते हैं जी। तो अंबेडकर को लेके, आरक्षण को लेके, जाति व्यवस्था को लेके 1947-48 में जो इनके यहाँ आर्टिकल ऑर्गेनाइजर में छपते हैं और बाकी जगहों पे छपते हैं, उनको लेके अगर आपको कहना हो कि जाति व्यवस्था को लेके या आरक्षण को लेके या अंबेडकर को लेके आरएसएस की क्या सोच है, तो क्या कहेंगे उसको? एस.एस. देशपांडे जो आरएसएस में थे लेट 30s से लेट 40s के बीच में, वो अपने मेमोर में लिख रहे हैं कि कैसे आरएसएस एक ब्राह्मण क्लब था और नॉन ब्राह्मण्स हेट करते थे। मारपीट भी कई बार हुई। मारपीट भी। गांधी हत्या में आरएसएस के रोल को और बैन किए जाने के कारण को, उसको आप कैसे देखते हैं? गोडसे ने जो ट्रायल कोर्ट में कहा कि हम आरएसएस ज्वाइन किए, फिर हमने आरएसएस छोड़ दिया, फिर हम हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिए, ये बात सरासर झूठ था। तो गांधी मर्डर करने वाला व्यक्ति आरएसएस का मेंबर था, नंबर 1। नंबर 2, 8 दिसंबर 1947 को दिल्ली में गोलवलकर देखते हैं कि गांधी दिल्ली आ चुके हैं और वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स नहीं जाए छोड़ के, मुस्लिम्स पे जो अटैक हो रहा है वो रुक जाए, और रुक गया था काफी हद तक। और गोलवलकर 8 दिसंबर को बोलते हैं कि अगर गांधी अपने इस अप्रोच को नहीं छोड़ते हैं, मुस्लिम्स को रोकना जारी रखते हैं देश में, तो हमें पता है हम कैसे उनको चुप करा सकते हैं। एक क्लियर कट थ्रेट था गांधी को। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इस संडे फिर हम हाजिर हैं क्रेडिबल किताब के साथ, और आज की किताब है गोलवलकर, द मिथ बिहाइंड द मैन बिहाइंड द मिथ। इसके लेखक हैं धीरेन्द्र कुमार झा जी। धीरेन्द्र कुमार झा जी को हम लोग सबसे पहले जाने अयोध्या पर, जो उनकी बेहद इंपॉर्टेंट किताब आई थी, वो पहली किताब थी जिससे पूरे आप कह सकते हैं कि एक लेखक के रूप में उनका परिचय हुआ। पत्रकार के रूप में तो लोग लंबे समय से जानते थे। उसके बाद उनकी और किताबें आई हैं, लेकिन गोडसे पर एक किताब आई है, अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर भी एक बार अलग से बात करेंगे। मुझे लगता है कि गोडसे या गांधीज असेन नाम है किताब का। गोडसे और उसके साथियों को लेकर उतना शानदार स्केच किसी ने और नहीं दिया है आज तक जितना धीरेन्द्र जी ने दिया। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ये जो किताब है एमएस गोलवलकर पर है, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। गोलवलकर आज के लोगों को लग सकता है कि ठीक है, संघ के कई सरसंघ चालक हुए हैं, कई सारे चीफ हुए हैं, उनमें से एक गोलवलकर भी हैं, या जनरल नॉलेज के लिए आप कह सकते हैं कि सेकंड चीफ थे वो आरएसएस के। लेकिन आरएसएस आज जहां पर है, आरएसएस जैसा है, उसको बनाने वाला अगर कोई है तो वो गोलवलकर हैं। तकरीबन 40 या 50 साल वो लगातार सरसंघ चालक रहे हैं। 33 साल वो लगातार सरसंघ चालक रहे हैं। उसमें आजादी का टाइम भी शामिल है, गांधी हत्या के बाद का टाइम भी शामिल है। तमाम सारे इन जो मुश्किल हालात रहे हैं उनमें गोलवलकर साहब लीड कर रहे थे आरएसएस को, और जैसा आरएसएस है वैसा गोलवलकर ने उसको बनाया है। ये बहुत डिटेल में सर बताएंगे, मैं बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहा। शुरुआत ये गोलवलकर कैसे बने गोलवलकर? वो तो बीएचयू गए थे, नौकरी के चक्कर में थे, लॉ किया, रामकृष्ण मिशन गए, संघ में आए और फिर सीधे
शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जो हमारी पहली किताब है उसमें मैं को ऑथर हूँ, अयोध्या द डार्क नाइट में मैं को ऑथर हूँ। हाँ, तो जहाँ तक आपका सवाल है, गोलवलकर एक नॉर्मल किस्म के विद्यार्थी थे और नॉर्मल अपेक्षाएं थी जिंदगी से। एक नौकरी चाहते थे, सेटल हो जाना चाहते थे। प्रॉब्लम आ रहा था और इसकी ज़िंदगी में भटकाव भी था और ये भटकाव उनको कई डायरेक्शन में ले जा रहा था। कुछ चीज़ें जो उनके अंदर थी वो ये कि नंबर वन, वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और वो इस वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल सही मानते थे। वो एक्चुअली ब्राह्मणिस्ट थे। ये बात शुरू से उनके अंदर थी अंत तक। और दूसरा कि गोलवलकर बेशक compete नहीं कर पा रहे थे लेकिन अंदर से बहुत ही एम्बिशियस थे और अपने पर्सोना को लेकर बहुत ही कॉन्शियस थे। ये दोनों ट्रेट उनके अंदर कॉन्स्टेंटली रहता है, जो कि जब वो सारगाछी जाते हैं रामकृष्ण मिशन में साधु बनने के लिए, नहीं बन पाते हैं, तो उसके बाद जब लौटते हैं। क्या लगता है आपको क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वो आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा कि दीक्षा मिल गई लेकिन उनके गुरु ने कहा कि इसको आश्रम में मत रहने देना। जी हाँ, एक बात साफ दिख रहा है कि गुरु एक स्वामी अखंडानंद ने जी एक बात नोटिस कर लिया था कि ये बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में है। हाँ, और आश्रम के जिंदगी के लिए शायद उनको लगा होगा कि इतना जल्दीबाजी में कोई व्यक्ति आश्रम के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए दीक्षा तो उन्होंने दे दिया क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहे थे। इवन जिन्होंने इनको रिकमेंड किया था वो अखंडानंद के प्रिय शिष्य में से एक थे। वो भी बार बार बोल रहे थे उनको, तो दीक्षा तो दे दिया। लेकिन दीक्षा देने के बाद उन्होंने अपने उस शिष्य को ये भी बोला कि आप इनको बोलिए कि ये आश्रम में ना रहें, ये बाहर रहें, अपना नॉर्मल जिंदगी जिए। तो ये शायद एक कारण रहा होगा जिसके कारण उनको अखंडानंद ने आश्रम में रहने से मना कर दिया। तो ये जो फेलियर था, ये फेलियर के बाद जब ये आ रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं अपने आप को कि अपना रास्ता कि क्या करना है हमको, क्योंकि ये लॉयर भी बनने की कोशिश किए थे, उसमें भी फेल कर गए थे। प्रैक्टिस तो किया था इन्होंने नागपुर में कुछ, बिल्कुल, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सक्सेसफुल हुआ नहीं वो। और वो जो इनका प्रोफेसर बनने का जो ख्वाहिश था वो तो पूरा बिल्कुल ही नहीं हुआ। लेकिन कहा खुद को प्रोफेसर, असलियत क्या थी? हाँ, तो ये तो वही एक जो अपने पर्सोना को ग्लोरीफाई करने का जो उनका एक अंदर में चाहत था जी। उसी चाहत का एक रिफ्लेक्शन है जो 1939 में जब इनका किताब आता है वी आर आवर नेशन डिफाइंड, जिसमें वो अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं। सम टाइम प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये लिखते हैं टाइटल पेज पे, जबकि वो वहाँ पे लैब असिस्टेंट थे, जो वो खुद लिखते हैं अपने एक दोस्त को चिट्ठी में ज्वाइन करने के 15 दिन बाद, BHU ज्वाइन करने के 15 दिन बाद। और जो BHU के आर्काइव में मुझे उनके आर्काइव में मिला भी उसके डिटेल्स। आपने दिया है, टीचर्स के नाम भी दिए हैं और लैब असिस्टेंट के नाम भी दिए। तो डीएल पवार की जगह लीव वैकेंसी पे गए। लीव वैकेंसी पे गए जी। तो अब जब वो संघ के नज़दीक आते हैं और संघ के नज़दीक भी आते हैं, एक उनकी खूबी थी, एक उनके पास हम कहें कि उनका एक स्पेशलिटी था, वो था इनका लैंग्वेज। इनके पास कई भाषाएं थी। ये हिंदी के जानकार थे, इंग्लिश के जानकार थे, मराठी तो इनका था ही मदर टंग, संस्कृत भी जानते थे, बांग्ला भी जानते थे। तो ट्रांसलेशन का काम आया इनके पास बाबाराव सावरकर की रासमीमांसा का, जो मराठी में लिखा गया था 1934 में। और बाबाराव सावरकर उन 4-5 लोगों में से एक थे जो संघ को चलाते थे। सावरकर के बड़े भाई भी थे। सावरकर के बड़े भाई थे। और तो उस सिलसिले में जब वो उनके नज़दीक पहुंचते हैं, और अपरेंटली उनका ट्रांसलेशन अच्छा रहा होगा, जो छपा नहीं, लेकिन वो ट्रांसलेशन निश्चित रूप से अच्छा रहा होगा क्योंकि सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस थे। उस समय एक पहला जो ऑल इंडिया ट्रेनिंग इनका जो कैंप लगा नागपुर में, जिसमें कई भाषा के लोग आने वाले थे, मराठी के बाहर के लोग भी आने वाले थे, तो उसमें एक ऐसा आदमी चाहिए था।
तो ये इनकी उपयुक्तता थी, कई भाषाओं को जानने की उपयुक्तता, जिसके कारण ये फिर अंदर घुसते हैं और फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो दौर था कि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जी। जिस समय भगत सिंह फांसी पे चढ़ते हैं, उस समय भी गोलवरकर युवा थे, बच्चे नहीं थे। और आपने एक चिट्ठी का जिक्र किया है, अगर मुझे ठीक से याद है तो आपने एक चिट्ठी का जिक्र किया है कि अपने दोस्त को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मतलब वो मैं भी उत्तेजित हो गया वगैरह वगैरह करके ये, और उसके बाद जब उस दोस्त ने, या उसमें कुछ अलग से भी लिखा था कि मैं भी शामिल हो जाता उनकी जगह पे होता, इस तरह का कुछ लिखा था। और उस दोस्त ने जब अपने लोगों को बताया और इनको इन्फॉर्म किया कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो ही वॉज अफ्रेड लाइक एनीथिंग, बहुत डरे हुए थे। बिल्कुल। वो इनफैक्ट जब सॉन्डर्स का मर्डर होता है तो उसके तुरंत बाद, उस समय ये गोलवलकर मद्रास में थे, जो चेन्नई जिसको आज बोलते हैं, वहाँ थे। किसी स्कॉलरशिप के चक्कर में गए, स्कॉलरशिप PhD के चाह लिए। रहे थे ताकि वो पीएचडी करना चाहते थे जी। और वेट कर रहे थे। और इसी बीच में ये होता है और ये अपने एक दोस्त को जो बीएचयू में है उसको चिट्ठी लिखते हैं और उसको कहते हैं कि बहुत खुशी हुई इस मर्डर से, मैं भी अगर होता वहाँ तो शायद मैं भी वही करता। लेकिन तुरंत बाद जब इनको पता चलता है कि उस दोस्त ने ये बात कई और लोगों से शेयर कर लिया तो ये डर जाते हैं और फिर उनको डांट के दूसरा चिट्ठी लिखते हैं कि इसलिए हमने नहीं बताया था तुमको कि तुम दूसरे लोगों को बतला दो। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस लिए बताया था? यही एक संघ के अंदर आप पाएंगे हमेशा, ये पहले भी था आज भी है, और इनफैक्ट सिर्फ संघ नहीं, आप ये जनरली पाएंगे जितने भी ब्राह्मणिस्ट होते हैं Organization। उनके अंदर आप ये पाएंगे एक पर्टिकुलर ट्रेट जिसमें कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपके पास साहस नहीं होगा। आप तभी करेंगे जब आप मॉब में जाएंगे, भीड़ के साथ के रूप में जब आप जाएंगे तभी करेंगे। आप में वो साहस नहीं है जो साहस फ्रीडम फाइटर्स में था, भगत सिंह में फॉर एग्जाम्पल, जिनकी बात ये कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन वो साहस गोडसे में तो था, उसने तो अकेले गोली मारी थी ना। गोडसे एक अलग तरह का कैरेक्टर है, उसका एवोल्यूशन देखना होगा और किस स्टेज पे वो मारने को तैयार हुआ, क्या सोचते हुए। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप बताएं इसको, इस किताब से अलग हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बताएं। वो तो आपने अपनी किताब में बहुत डिटेलिंग की है उसकी, और मुझे लगता है काइंड ऑफ साइकोएनालिसिस जो आपने कोशिश की है उसमें, वो अपने आप में कमाल है। मतलब मैं यहाँ बैठ के रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखिए, गोडसे भी एक ब्राह्मणिस्ट था, बिल्कुल, और वो उसके अपनी जो परवरिश के कारण और अपने कमियों के कारण वो कमजोर व्यक्ति था। उसको हमेशा एक लीडर चाहिए था, लीड करने वाला, नंबर वन। नंबर टू, वो हमेशा एस्टैब्लिश करना चाहता था अपना एक मैस्कुलिन इमेज। अब जब ये आरएसएस, काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, जब ये आरएसएस के संपर्क में आता है तो उसके बाद जो पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र, क्योंकि ये समय है जब दो आइडियाज क्लैश कर रहे थे। एक जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका आइडिया, सेकुलर इंडिया का आइडिया, सेकुलर डेमोक्रेसी का आइडिया, और दूसरा जो ब्राह्मणिस्ट थे खास करके महाराष्ट्र के, उनका आइडिया, क्योंकि वो पेशवा राज को रेस्टोर करने के नाम पे, पेशवा राज क्या था बेसिकली, ब्राह्मण राज था, उसको रेस्टोर करने के नाम पे ये चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बोले लेकिन बेसिकली ब्राह्मण राष्ट्र रेस्टोर करें। अब ये दो आइडियाज के क्लैश में गोडसे अपने आप को पाता है कि धीरे धीरे उसका रोल इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। अखबार का पहले एक हिंदू राष्ट्र दल बनता है, फिर हिंदू राष्ट्र दल 1942 में बनता है, जो कि एक जॉइंट वेंचर था हिंदू महासभा और आरएसएस का। और फिर 1944 में अखबार शुरू होता है, अग्रणी, जो जिसका बाद में नाम बदल दिया गया हिंदू राष्ट्र। और तो इसका जो स्टेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और एक स्टेज आता है जहाँ की हम देखते हैं कि एक डिस्कोर्स इस पूरे सर्किल में, पूरे हिंदू राष्ट्र के सर्किल में, हिंदू राष्ट्र के आइडिया को जो लोग आगे बढ़ा रहे थे उस सर्किल में एक डिबेट है कि भाई हिंदू राष्ट्र के लिए बाधक कौन लोग हैं। तो वहां पे गांधी इमर्ज कर रहे हैं, बड़ा नाम, नेहरू का इमर्ज कर रहे हैं दूसरा नाम, और गांधी
तो साफ दिख रहे हैं। तो आप देखिए, और आरएसएस का एक दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आरएसएस का जो फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था वो भी एंटी गांधीइज्म पे बेस्ड था। तो ये सारी चीजें ये इंकलकेट करता जा रहा है गोडसे। और फिर जब एक स्टेज आता है जहां ये डिसाइड होता है कि इस अवरोधक को हटाना है, तो उस स्टेज पे गोडसे तैयार नहीं है मारने को। गोडसे आप्टे दोनों बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज में। फिर ये अहमदनगर जाते हैं करकरे से बात करने के लिए। वहां पे करकरे इनको, एक रिफ्यूजी उसके साथ रह रहा था मदन लाल पावा, करकरे उसको इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि देखिए ये रिफ्यूजी है, ये हम जो चाहे करवा लेंगे इससे। ये गांधी को हेट भी करता है, बहुत सारे रिफ्यूजी हेट कर रहे थे गांधी को, नेहरू को, और हम इससे ये करवा लेंगे मर्डर गांधी का। और वहां से फिर शुरू होता है गांधी मर्डर का एक्चुअल ग्राउंड पे प्लान। और फिर हम देखते हैं कि गोडसे बिल्कुल तैयार नहीं है। 20 जनवरी और 1948 वाला जो इंसिडेंट है, भाभा को बम फेंकना था और ये भड़के को गोली चलानी थी, बिल्कुल जो नहीं होता है, और गोडसे वहां तक भी साथ नहीं है, कहीं खड़ा है वो निकल जाता है। लास्ट में उसके बाद हम देखते हैं कि एक कुछ बदलाव आता है ना। ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये उसके अंदर का एक आइडिया था या फिर ये आइडिया, क्योंकि उसको हमेशा एक लीडर चाहिए था और आप्टे सिर्फ दोस्त नहीं है उसका, उसको लीड भी कर रहा है। बिल्कुल, हाँ। या आप्टे इस बात के लिए उसको कन्विंस कर रहा है कि तुम गोली चलाओ। कि हम देखते हैं कि गोली चलाने के बाद गोडसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक मैसिव सपोर्ट अपने लिए रिफ्यूजीज के तरफ से, हिंदूज के तरफ से, ये उम्मीद कर रहा है। उसको लग रहा था कि शायद हम बच जाएंगे इससे, और ये बचने का संभावना उसको अंत तक दिखते रहता है जो वो भाषण देता है। हाँ, कोर्ट के अंदर। तो इसलिए उसका जो ये रिजॉल्व था मारने का, ये रिजॉल्व उस लास्ट 2-4 दिनों का डेवलपमेंट था जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उसके अंदर, और वो भी एक आशा उसके अंदर नहीं। अपने भाई को भी ले जाने को तैयार नहीं था, सिर्फ उसकी बंदूक मांगने गया था। बिल्कुल, बस बिल्कुल। आपने ये जो बात की एंटी कांग्रेसिज्म या फिर सेकुलर और जो इस तरह की पॉलिटिक्स थी, उसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर आपने इसमें इंट्रोड्यूस किया क्या लोग जानते थे लेकिन बहुत कम लोग जानते थे, जिसको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हेडगेवार इसको ही प्रेसिडेंट बनाएंगे, अपने बाद चीफ बनाएंगे, जिसका भाषण सुनने के लिए हेडगेवार तरसते रहते थे कहीं भी वो पहुंच जाए। तो ही वॉज वेरी यंग। और फिर वो जो आपने किस्सा बताया कि वो गिरफ्तार हुआ, फिर इंग्लैंड चला गया, फिर वहाँ से स्पेनिश वार में चला गया, और फिर क्या हुआ, लौट के आया तो वो कम्युनिस्ट पार्टी उसने ज्वाइन कर ली। उस कैरेक्टर के बारे में मैं चाहूँगा आप अपने तरीके से बताएं, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने 2 पन्नों में लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने आप में पूरी आज़ादी की लड़ाई में जो आइडियोलॉजिकल चल रहा था एक, उसको भी कहीं ना कहीं से डिपिक्ट करता है वो अकेला कैरेक्टर। जी हाँ। और नाम बालाजी हुद्दार, यस, उनका नाम था। और वो शुरू के उन लोगों में से थे जिन्होंने संघ बनाया। तो वो पहला सरकारवा बने जब मतलब डिप्टी चीफ, हाँ मतलब जनरल सेक्रेटरी बोल सकते हैं, ओके। जब हेडगेवार सर संघ चालक बना, हाँ, चीफ बना। और उसके बाद वो एक रॉबरी केस में फंसते हैं। और पॉलिटिकल रॉबरी थी? नहीं, पॉलिटिकल रॉबरी नहीं थी। अच्छा। हाँ, और संघ के लोग बिल्कुल पॉलिटिकल रॉबरी में इन्वॉल्व नहीं थे। ओके। हाँ, ये लोग पॉलिटिक्स से बहुत दूर थे, मतलब पॉलिटिक्स मतलब कि जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था उससे बहुत दूर। अच्छा। हाँ, ये लूटपाट का घटना था। और उसमें इनको जेल होता है। ये किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, नौकरी जाता है। जब जेल से छूट के आते हैं, मेरे ख्याल से 935-36 के आसपास, और फिर वो उनके दोस्तों के पास वो जर्नलिज्म करना शुरू करते हैं, लिखने लगते हैं। एक महासभा का पेपर है उसमें। हेडगेवार इनके फैन थे, बहुत पसंद करते थे इनको। ये मुंजे के भी बहुत नज़दीक थे, और BS मुंजे। और फिर दोस्तों की मदद से ये चले जाते हैं इंग्लैंड जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए। जब वहाँ जाते हैं तो ये वहाँ पे कम्युनिस्ट लोगों के संपर्क में आते हैं। ये समय है जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था, और कम्युनिस्ट पूरे वर्ल्ड में उस सिविल वॉर में एंटी फ्रैंको जो मोबिलाइज हो रहे थे। एंटी फ्रैंको, इस पे एक इंटरनेशनल ब्रिगेड भी बना था जिसमें ये शामिल होते हैं, और फिर ये जाते हैं स्पेनिश सिविल वॉर में, अरेस्ट होते हैं, छूट के आते हैं।
हम देखते हैं कि इस पूरे दौरान जब तक वो स्पेनिश सिविल वॉर में जाते नहीं हैं तब तक लगातार चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा है इनके और हेडगेवार के बीच में, जिसमें ये साफ दिख रहा है इनके तरफ से भी और उनके तरफ से भी, दोनों की तरफ से, कि जहां हेडगेवार वेट कर रहे हैं इनके आने का, वहीं हुद्दार इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज इफ कि वो एक बार वो मैसेज भेज रहे हैं कि आरएसएस का जो विजयदशमी का जो कार्यक्रम होता है, जो एनुअल फंक्शन जो उनका होता है, उसमें इसको पढ़ा जाए। हाँ, इस तरह का उनका पोजीशन है। और जब वो जेल से लौट के आते हैं और फिर इंडिया आते हैं 1938 के अंत में, तो हेडगेवार से मिलने जाते हैं और हुद्दार अब बदल चुके थे, अब वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे और वो हेडगेवार को समझाते हैं कि भाई आप आरएसएस को एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में शामिल करवाइए। हेडगेवार ऑब्वियसली उनकी बात पे बहुत पॉजिटिव जवाब नहीं देते हैं और वो उनसे थोड़ा सा दूरी आ जाता है दोनों में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1939 में मेरे ख्याल से मई जून के आसपास का समय है, जब हेडगेवार देवलाली में है, उनका तबीयत खराब है, गोलवलकर उनके साथ है और बालाजी हुद्दार आते हैं। सुभाष चंद्र बोस, वो समय था जब उनको कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोस्ट से उनको हटना पड़ा था, रिजाइन करना पड़ा था, फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बना लिया था। वो एक ऑल्टरनेट मूवमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं एक ब्रिटिश के खिलाफ, और जिसमें वो सभी तरह के लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, इंक्लूडिंग आरएसएस। वो इनसे भी बात कर रहे हैं, जिन्ना से भी बात कर रहे हैं, सावरकर से भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। हेडगेवार से मिलने के लिए वो बात करने के लिए बालाजी हुद्दार को बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस कि आप जाइए उनके पास। ये जाते हैं, इनके साथ इनका एक सुभाष चंद्र बोस का एक एमिसरी भी है और ये साफ है, ये मना कर देते हैं और वो लौट आते हैं। हम देखते हैं कि उसके बाद जहां एक तरफ बालाजी हुद्दार का मोह भंग कंप्लीट था और वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ हेडगेवार जो अभी तक वेट करने के पोजीशन में दिख रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद बालाजी हुद्दार बदल जाएगा और उसको अपना सक्सेसर के रूप में वो विजुलाइज करने लगे थे। अब वो गोलवलकर की तरफ अपना रुख करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि देवलाली से लौटने के बाद जब वो देवलाली से नागपुर आते हैं वो लोग, तो एक हफ्ते ठीक 7 दिन के बाद गोलवलकर को सरकारवा बना दिया जाता है, नंबर 2 बना दिया जाता है, और फिर 1 साल के बाद जब हेडगेवार का डेथ होता है तो ये सरसंघ चालक हो जाता है। क्या सिस्टम क्या है इनके यहाँ सरसंघ चालक? कांग्रेस से तो बहुत सवाल पूछते हैं कि नेहरू कैसे बन गए, पटेल को बनना चाहिए था, इनके यहाँ कैसे बनते हैं एक चीफ से दूसरे चीफ? देखिए, पर्ची वर्ची की कुछ बात की जाती है कि पर्ची एक छोड़ा जाता है, क्या उसमें सच्चाई है? आपने रिसर्च किया है तो? देखिए, सरसंघ चालक का जो पोजीशन है उसको इन्होंने जब आरएसएस के ऊपर से गांधी मर्डर के बाद बैन लिफ्ट हुआ और आरएसएस ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो उसमें भी सरसंघ चालक के पोजीशन पे सक्सेशन जो है वो सरसंघ चालक के नॉमिनी के रूप में रखा गया कि सरसंघ चालक जिसका नाम लेंगे वो होगा। उससे पहले चीजें मतलब बहुत क्लियर नहीं थी, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो गोलवलकर का दावा था वो ये था कि हेडगेवार ने मुझे कहा, लेकिन इसको लेके इसके लेके बहुत डिबेट है। अच्छा, इसको डिबेट छोड़ दें, वो उनके अंदर के डिबेट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत। लेकिन अगर गोलवलकर जिस समय चीफ बनते हैं आरएसएस के, वो आज़ादी की लड़ाई का सबसे तेज दौर था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है और मतलब आज़ादी दरवाजे पे दिखाई दे रही थी। शुरुआती दौर में भी आपने लिखा है कि गांधी के मूवमेंट में तो वो शामिल हुए नहीं, गांधी का मजाक उड़ाते थे और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की तारीफ की, लेकिन उसमें भी शामिल नहीं हुए। हेडगेवार का एक पीरियड है जब कांग्रेस में वो शामिल होते हैं, जेल जाते हैं, और गोलवलकर का कोई पीरियड नहीं है जब वो आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल निभाते हैं। नहीं, देखिए, इवन हेडगेवार वाले में ये समझना जरूरी है कि 1923 में हेडगेवार सावरकर का किताब आता है हिंदुत्व। आप पाएंगे कि उस किताब से पहले वो लोग जो बाद में इस आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट के हिसाब से काम करने लगे, हिंदुत्व के हिसाब से काम करने लगे,
और वो लोग कांग्रेस के अंदर थे या उससे जुड़े हुए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उसी एंटी ब्रिटिश इस किताब की जो भूमिका आणे ने लिखी है वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये 939 की किताब की भूमिका आणे ने लिखी है। मैं 923 के सावरकर की किताब की बात कर रहा हूं। हिंदुत्व की बात जब आप कर रहे हैं। तो इसलिए 23 से पहले आप अगर देखेंगे हेडगेवार वगैरह का, तो वो कांग्रेस के लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे थे वो भी कर रहे थे। ना 23 का जो किताब है सावरकर का, वो एक तरह से हिंदू नेशनलिज्म, उससे पहले जो हिंदू नेशनलिस्ट थे वो हिंदूज को मोबिलाइज कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश। हिंदू महासभा वगैरह में जो लोग थे, हिंदू महासभा एक्चुअली कांग्रेस का आउटफिट था, जो भी हिंदू नेशनलिस्ट लीडर्स थे, हाँ, वो हिंदूज को मोबिलाइज कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। उसमें किसको, तिलक को आप तिलक को रख सकते हैं आप, ये सारे तिलकाइट थे। लेकिन 23 के किताब के बाद आप पाएंगे मैनिफेस्टो है एक तरह से। हाँ, यहाँ पे बोला गया कि हिंदूज को मोबिलाइज किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम्स के खिलाफ। तो उसके बाद ये लोग कोई भी आपको नहीं दिखेंगे फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होते हुए। हेडगेवार 1930 में अकेले, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा, संघ के अंदर जो कुछ नए लड़के थे जिनको बहुत पता नहीं था, उनके तरफ से उनको प्रूव करना था कि नहीं हम डर नहीं रहे हैं, शामिल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को बाहर रख लेते हैं। इसीलिए वो सरसंघचालक की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं और परहांस पे उन कुछ समय के लिए सरसंघचालक बनते हैं, बस और कहीं नहीं। बल्कि 935 में तो हेडगेवार ने जब 10वां सालगिरह मना रहे थे ये संघ का, तो उसमें ये बोलते हैं, ब्रिटिश राज को कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ प्रोविडेंस है। इसे रिपोर्ट किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये इनका पोजीशन था। गोलवलकर, इसीलिए गोलवलकर के लिए बहुत आसान भी हो जाता है इसमें शामिल होना, क्योंकि गोलवलकर का पोजीशन सीधा था। एक चिट्ठी में वो रिफ्लेक्ट बेशक करते हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशन में वो रखना चाहते हैं उसको, कि हम भगत सिंह ने जो किया उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ये बात पब्लिक को पता चले। कहीं भी वो एंटी ब्रिटिश पोजीशन नहीं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का भगत सिंह की फांसी पर क्या कोई था? कुछ भी नहीं था, मुझे भी नहीं मिला, मैं बिल्कुल काफी तलाश की। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो देखिए इनका फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था। तो ये मजा, मतलब दिन भाई मैं इसको समझना चाहता हूँ और चाहता हूँ दर्शक भी इस पर थोड़ा सोचें कि आज ये लोग भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, आज ये लोग सुभाष बाबू की फोटो लगाते हैं, अब लक्ष्मीबाई और बाकी सबकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खैर इस समय आरएसएस था ही नहीं तो क्या कहा जाए। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भगत सिंह या सुभाष बोस या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ एक क्षण के लिए भी खड़ा नहीं हुआ। इवन जब आईएनए के लोग गिरफ्तार होके आए थे तो भी, जब आज़ादी बिल्कुल पास में थी, ऐसे किसी आदमी के साथ खड़ा नहीं हुआ जो आज़ादी के मूवमेंट में किसी भी तरीके से शामिल हो और अपने लोगों को शामिल नहीं होने दिया। और आज ये इन सबको क्लेम करते हैं। देखिए यही तो प्रॉब्लम है, और एक ये हिस्ट्री राइटिंग का भी प्रॉब्लम है। गांधी असैसिनेशन के बाद जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, गांधी असैसिनेशन से पहले के इनके हिस्ट्री के बारे में, इनका अपना लिटरेचर जो कि बेसिस बना बाकी लोगों के भी राइटिंग का काफ़ी हद तक, उस लिटरेचर पर अगर आप आधारित करके समझने की कोशिश करेंगे इस प्री असैसिनेशन हिस्ट्री को, तो आपको एक तरह का पिक्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप असैसिनेशन से पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं या पब्लिश लिटरेचर है उस पीरियड के हिस्ट्री के ऊपर, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल दूसरा हिस्ट्री मिलेगा। तो ये बाद के लिटरेचर के बेसिस पे ये क्लेम करते हैं, जब ये क्लेम करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे नज़दीक थे या जो भी, जिनको भी, हाँ, भगत सिंह या जो भी बोलते हैं, हाँ, लेकिन आप पहले के लिटरेचर में देखिए बहुत दूर थे, कोई नज़दीकी नहीं था कहीं से भी। अच्छा, दूरी नज़दीकी की बात चलिए तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हेडगेवार और सावरकर के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। हेडगेवार रत्नागिरी भी गए थे सावरकर से मिलने, और आरएसएस के पूरे उसमें जो है सावरकर की सलाह ली जाती थी। उनके बड़े भाई तो थे ही, आपने बताया। इनके बीच में चिट्ठियाँ भी काफ़ी हैं हेडगेवार और सावरकर के बीच में। ये गुरुजी और सावरकर के बीच में चिट्ठियाँ बहुत कम हैं, जबकि शुरुआत में आपने ही लिखा है कि सावरकर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे और बाकी सारा कुछ था। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजर मैं इनके उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आरएसएस के ऑर्गेनाइजर के रूप में सावरकर से क्या दूरी बनाई इन्होंने? देखिए अगेन हेडगेवार और गोलवलकर में एक बेसिक अंतर था। हेडगेवार ऑर्गेनाइजर नहीं थे। ओके। हेडगेवार को ये पोजीशन हिंदू महासभा के जो इंपॉर्टेंट लोग थे उन्होंने इनके ऊपर थोप दिया था। काम मुंजे वगैरह कर रहे थे बेसिकली। मुंजे,
बाबा सावरकर, बाबा सावरकर, हाँ। ये लोग, और जो वीडी सावरकर तो खैर सबसे ऊपर हाँ। थे ही, वो आइडियोलॉग थे, और विनायक दामोदर विनायक दामोदर सावरकर। गोलवलकर एक ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो सरसंघ चालक बनते हैं उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेते हैं। जैसे होता ये है कि सरसंघ चालक बनने के तुरंत बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आरएसएस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। परेड ग्राउंड एक्टिविटीज़ सारे प्राइवेट मिलिशिया का बंद कर दिया जाता है। ये ब्रिटिश प्रोविंस में होता है। और हम देखते हैं कि गोलवलकर उसके बाद डेक्कन में, बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स में आरएसएस एक्सपैंड करवाने लगते हैं। ये एक नया रूट उन्होंने ढूंढ लिया उस मुसीबत से बचने का। दूसरा हम देखते हैं 1942 में एक तरफ प्रचारकशिप का जो इंस्टीट्यूशन है आरएसएस के अंदर, ये गोलवलकर का आइडिया था, और गोलवलकर ने इस पे बहुत काम किया, जिसके तहत आरएसएस काफ़ी फैला। दूसरी तरफ इसी समय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग आरएसएस के काडर जो कि क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंस में आप शाखा नहीं लगा सकते, जो मेन अट्रैक्शन है उस काडर के लिए, आप सिर्फ कैंप लगाएंगे, कभी कभी मीटिंग करेंगे, बॉडिंग करेंगे, वो भी बंद कमरे में, तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हिंदू रास्ता इमर्ज करता है, और उसमें आरएसएस के काडर सारे जा रहे हैं, चाहे वो गोडसे हो या और भी बहुत सारे, और इसके आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं। तो गोलवलकर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कई फ्रंट पे सोच रहा था कॉन्स्टेंटली। हेडगेवार को, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत माहिर नहीं था, इसलिए उसको इस तरह के लोगों का सपोर्ट का जरूरत था। सावरकर जैसे लोगों का, सावरकर, मुंजे, सावरकर के बड़े भाई बाबा राव। गोलवलकर जो ऑर्गेनाइजेशन पे खुद काम कर रहा था, और क्योंकि वो खुद अपने आप को हिंदू राष्ट्र का मसीहा के रूप में देख रहा था पैरेलल तरीके से, तो इसलिए उसको सीधा सपोर्ट का जरूरत नहीं था उस तरह से, इनडायरेक्ट सपोर्ट का जरूरत था। ऑफ कोर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये सीक्रेट सोसाइटी था, और सपोर्ट मिलता है। हम देखते हैं कि दिल्ली के आसपास के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजपूताना के या पंजाब के, भरतपुर, अलवर, ये सब सारे जो हैं, सब जगह हम देखते हैं कि हिंदू महासभा फैसिलिटेट करता है आरएसएस का एंट्री। हाँ, और ये भी बात सही है कि ये अलग नहीं हुए थे कभी भी। हाँ, सावरकर के साथ इनके कांटेक्ट थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गोलवलकर निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि कोई भी इंटरफेयर करे, और दोनों मिलकर काम कर रहे थे। ये भी सही है। गांधी हत्या तक पहुंचने से पहले वीआरआर नेशनहुड डिफाइंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पर अब बातचीत ही बहुत कम होती है। ये एक ऐसी किताब है जो आरएसएस के अंदर गीता की तरह इस्तेमाल होती थी, और मुझे पूरा भरोसा है आज भी इस्तेमाल होती है। अगर आइडियोलॉजिकल कोई इसका ट्रेनिंग सेंटर है तो वीआरआर नेशनहुड डिफाइंड, मैंने उसका अनुवाद किया, मैंने आपको बताया हिंदी में। तो इस किताब, फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब आरएसएस कहता है कि ये किताब तो गुरुजी ने लिखी ही नहीं थी, इनकी कॉपी थी, ऐसे थी वैसे थी, और वो किताब अचानक मार्केट से गायब हो जाती है। आज अगर अलग से कोई वो किताब खरीदने जाए तो शायद असंभव है कि मिल पाए, आरएसएस के किसी बंदे से मिल जाए तो। ये वीआरआर नेशनहुड डिफाइंड बाई गोलवलकर, राष्ट्र मीमांसा बाई बाबा सावरकर, जिसके बारे में आपने बताया कि उन्होंने ट्रांसलेट किया था, एंड हिंदुत्व बाई वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन तीन किताबों को हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये तीनों आइडियोलॉजिकल इनकी अलग अलग टाइम पे आई हुई किताबें रही हैं। वी जो है उसको लेकर ये पीछे हटने, आगे बढ़ने और ये सारे का क्या सवाल है, क्या है वी में? देखिए, वी, क्योंकि आपने काफी वक्त दिया है वीआर नेशनहुड डिफाइंड को इसमें। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही सवाल आपने किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इनफैक्ट देखिए, आरएसएस के 3 आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट हैं। वीडी सावरकर का 1923 बुक हिंदुत्व और हु इज हिंदू, हाँ, गोलवलकर का 1939 बुक वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, और 1966 में जो पब्लिश हुआ था बंच ऑफ थॉट्स। हाँ, बंच ऑफ थॉट्स इनकी जो किताब, ठीक है। ये जो 3 किताब है, 3 आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, अगर आप तीनों को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि हिंदुत्व जो 23 का किताब है सावरकर का, और बंच ऑफ थॉट्स 66 में जो पब्लिश हुआ था, ये दोनों पास्ट और प्रेजेंट। बंच ऑफ थॉट हिंदी में विचार नवनीत के नाम से आई है, तो जो हिंदी के पाठक हैं विचार नवनीत, मैं याद कर रहा था कि उसका क्या ट्रांसलेशन हुआ। जी, तो ये दोनों टेक्स्ट
हिंदुत्व और बंच ऑफ थॉट्स पास्ट और प्रेजेंट का एनालिसिस है, एनिमी का आइडेंटिफिकेशन भी है आरएसएस के लिए या हिंदुत्व लॉबी के लिए। दुश्मन कौन है ये? लेकिन वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड जो है वो अकेला टेक्स्ट है, आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट, जो एक आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट दे रहा है आरएसएस को। और ये ब्लूप्रिंट बेस्ड है नाजी जर्मनी में जो एंटी आपने सेमिटिक एक मॉडल रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, मैं बस जोड़ दूं, जिसमें ब्रिटिश रिपोर्ट ये कहती है कि ये वही काम हिंदुस्तान में करना चाहते हैं या वैसा ही बनना चाहते हैं जैसा इटली में मुसोलिनी का जो वो है और नाजी जैसे जो है वो जर्मनी में है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बैन नहीं लगाती है। मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी, तो ये आप इनफैक्ट अगर आप होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स देखें, बिल्कुल नेशनल आर्काइव में पड़े हुए हैं, अगर आप देखें तो आपको वहां से भी इसका सपोर्ट मिलेगा। ये सरसंघचालक बनने के बाद अपने कैंप में भी, जो आरएसएस का कैंप होता है, उसमें भी इसी लाइन पे बात कर रहे हैं। जो बौद्धिक इनका होता था इस पूरे दौरान, उस बौद्धिक में भी वी और आवर नेशन का सेंट्रलिटी दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें रोड मैप है आरएसएस के लिए, अकेला किताब जो रोड मैप दे रहा है। अब जब गांधी असैसिनेशन हो गया तो उसके बाद बैन लिफ्ट होता है। वी पर और बात करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि जाति वाले मुद्दे पे भी बात करनी है। अक्सर ये लगता है कि मुसलमान ही इनके दुश्मन हैं, लेकिन जब मैं वी का ट्रांसलेशन कर रहा था तो मैं काफ़ी पहले की बात है वो, मैं नहीं जानता था, तो आई जस्टिस कि ये तो दलित तो इनके और बड़े दुश्मन हैं। जी बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना, अगर मुसलमान उसके लिए राजी हो जाए तो ये वर्ण व्यवस्था मुसलमानों को अपने साथ लेके स्थापित कर देंगे। वो सबसे बड़ा इनका लगता है कि उद्देश्य है। जी, तो अब आप देखिए कि गांधी असैसिनेशन के बाद इनके लिए जरूरी था ये मैसेज कन्वे करना बाहर, संघ के बाहर, कि ये पीस लविंग है, ये उस नाजी मॉडल को अब अपना रोल मॉडल नहीं मान रहे हैं। तो हम देखते हिटलर भी हार चुका तब तक। हिटलर भी हार चुका था 48 तक, जब 49 में जब बैन लिफ्ट होता है तो ये धीरे धीरे उस पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन 1951 में किताब आया था एक यूएस के कुरान, जी जी हाँ, काफी फेमस किताब है। कुरान का लिखा हुआ किताब था, और वो साफ साफ लिख रहे हैं अपनी किताब में, 51 में पब्लिश हुआ था, लिख रहे हैं कि हालांकि ये लोग वी की बात नहीं कर रहे हैं, वी और आवर नेशन डिफाइन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वी अभी भी इनका बाइबल है। हाँ, तो ये हम देखते हैं बाद के समय में भी चुप्पी साध लेते हैं, और इनको लगा कि शायद चुप्पी साध लेने से काम चल जाएगा। लेकिन 1963 में 1962 से शुरू हो जाता है एक बैंगलोर बेस्ड रैशनलिस्ट पी कोदंडा राव के हाथ लगता है कुछ पेजेस वी के, और वो फिर इनको लिखते हैं चिट्ठी गोलवलकर को। गोलवलकर कुछ नहीं जवाब देते हैं। वो नेहरू को लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को लिखते हैं जो होम मिनिस्टर थे, और अखबारों में भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो गोलवलकर पैनिक कर जाते हैं, और 1963 में हम देखते हैं कि उन्होंने बॉम्बे में एक जनसभा में कहा कि ये जो वी है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये एब्रेज ट्रांसलेशन है राष्ट्र मीमांसा का। इसके बेसिस पे प्रो आरएसएस राइटर्स ने बोलना शुरू किया, नहीं वी से तो हम डिसऑन कर चुके हैं, को तो डिसऑन कर चुके हैं, और गोलवलकर ने ही डिस्टेंस कर लिया था, उनका लिखा हुआ नहीं था राष्ट्र मीमांसा। प्रॉब्लम तब आता है जब राष्ट्र मीमांसा आपके सामने उपलब्ध है। हाँ, राष्ट्र मीमांसा उपलब्ध है, और उसके बावजूद जब देखिए जब प्रो आरएसएस राइटर्स लिख रहे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब लिबरल राइटर्स, सीरियस राइटर्स इस झूठ को फैलाना शुरू कर देते हैं, नोइंगली या अनोइंगली। जैसे रामचंद्र गुहा ने किताब लिखा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें एक चैप्टर है गोलवलकर के ऊपर, और पूरे किताब में वी और आवर नेशन डिफाइन का जिक्र ही नहीं है। इसी तरह से ज्योतिर्मय शर्मा किताब लिखते हैं और गोलवलकर पे, और प्रीफेस में साफ साफ लिखते हैं कि वी और आवर नेशन डिफाइंड जो है उसके ऑथर गोलवलकर नहीं बल्कि बाबा राव सावरकर थे। जबकि आश्चर्य की बात यह धीरेन्द्र जी कि ये सब हमारे बहुत विद्वान और बड़े रिसर्चर्स हैं। राष्ट्र मीमांसा तो मुझे मिल गई, मैं तो बहुत छोटा सा लेखक हूं, मुझे आसानी से मिल गई, और ऑनलाइन मिल गई, ऑफलाइन मिल गई, और दोनों को आमने सामने रख लीजिए तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं। और एक रिसर्चर के हैसियत से ये आपका प्राइमरी ड्यूटी है कि आप दोनों को कंपेयर करें। हाँ, आप जो भी वो बोल रहा है उसको आप उसके फेस वैल्यू पर ना लें, उसको सच ना मान लें, इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल, यही तो रिसर्च है। बिल्कुल। तो इसलिए वी का सेंट्रलिटी जो है इनके आइडियोलॉजी में, ये बोल नहीं सकते पब्लिक में, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं इस देश में होते हुए, वो गोलवलकर का जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं।
अच्छा, ओन करने वाली जब मैं बात कर रहा था तो जानबूझ के मैंने एक बड़ा नाम छोड़ दिया था जिसको ओन करने की कोशिश ये लोग करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर भी जब बात करते हैं तो कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, अपनी बात भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि टाइम हमारा 45 मिनट का वो चल रहा है और ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, कि वी को ले लीजिए। आप जो थॉट्स की बात कर रहे थे वो ले लीजिए, जो 66 में इनकी किताब आती है, और इनकी पूरी लाइफ स्टाइल जहाँ से आपने शुरुआत की कि बेसिकली ही वॉज अ ब्राह्मणिस्ट। तो अंबेडकर को लेके, आरक्षण को लेके, जाति व्यवस्था को लेके 1947-48 में जो इनके यहाँ आर्टिकल ऑर्गेनाइजर में छपते हैं और बाकी जगहों पे छपते हैं, उनको लेके अगर आपको कहना हो कि जाति व्यवस्था को लेके या आरक्षण को लेके या अंबेडकर को लेके आरएसएस की क्या सोच है, क्योंकि आरएसएस की सोच वही है जो गोलवरकर की सोच है। उस इंपॉर्टेंट टाइम पे गोलवरकर ही लीड कर रहे थे और आइडियोलॉजिकली आज भी वही लीड करते हैं। तो क्या कहेंगे उसको? देखिए, गोलवलकर ना सिर्फ चीफ आर्किटेक्ट हैं आरएसएस के, बल्कि उसके सबसे बड़े आइडियोलॉग भी हैं। बिल्कुल। हाँ, और गोलवलकर के आप राइटिंग्स वगैरह को देख लीजिए। वो ब्राह्मणिस्ट थे, शुरू से थे, आरएसएस में आने से पहले से थे, और आरएसएस खुद एक ब्राह्मणिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इमर्ज किया था। ऑब्जेक्टिव सीधा था, पेशवा राज रेस्टोर करना, इसीलिए पेशवास का झंडा इनका झंडा बना। भगवा झंडा वो पेशवा से लिया बिल्कुल। इन्होंने। और इनफैक्ट एस.एस. देशपांडे जो आरएसएस में थे लेट 30s से लेट 40s के बीच में पुणे में, वो अपने मेमोर में लिख रहे हैं कि कैसे आरएसएस एक ब्राह्मण क्लब था और नॉन ब्राह्मण्स हेट करते थे हमसे। मारपीट भी कई बार हुई। मारपीट भी हुई है कई बार। तो जो वर्ण व्यवस्था है, वो किसी भी ब्राह्मणिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कोर में होगा। हाँ, वो उसका डिफेंडर होगा। बिल्कुल। तो संघ एक ब्राह्मणिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते बोले चाहे कुछ भी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो इस स्ट्रक्चर को बनाए रखना चाहता है। और गोलवरकर उसके लिए पूरी तरह से। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आखिरी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक ज़रूरी सवाल ये है कि गांधी हत्या के बाद आरएसएस पहली बार आज़ाद भारत में बैन होता है, और उसके बाद उसको जब बैन उसका उठाया जाता है तो कुछ शर्तें वगैरह रखी जाती हैं, और अब आरएसएस ये कहता है कि गांधी हत्या में हमारा कोई रोल नहीं था। गोडसे को तो डिसोन कर ही दिया है कि गोडसे आरएसएस का मेंबर नहीं था उस समय। गांधी हत्या में आरएसएस के रोल को और बैन किए जाने के कारण को, और फिर बैन जब हटा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि मेरे ख्याल से गोलवरकर का सबसे मुश्किल टाइम वही था। ये चीज, देखिए, ये एक प्रॉब्लम इसलिए आता है इस पूरे एरिया में। जो रिसर्च का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, इसलिए है क्योंकि गांधी असैसिनेशन का जो कॉन्स्पिरेसी एंगल था उसको उस समय तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। कपूर कमीशन में आया। कपूर कमीशन 2-1.5 दशक के बाद बना, 15 साल बाद कम से कम। हाँ, तब तक बहुत कुछ लोग सारे मर गए थे, किरदार खत्म हो चुके थे और सारा कुछ मूड भी बदल चुका था, और मैनेज भी हो चुके होंगे। जिनको मैनेज होगा ना, मैनेज हो चुके होंगे। अगर हम उस समय के कुछ जो फैक्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं उसको देखें तो हम क्या पाते हैं। नंबर 1, गोडसे ने जो ट्रायल कोर्ट में कहा कि हम हिंदू महासभा आरएसएस ज्वाइन किए, फिर हमने आरएसएस छोड़ दिया, फिर हम हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिए, ये बात सरासर झूठ था। आरएसएस को बचाने के लिए कही गई थी। उसने तो ये भी जो गोपाल गोडसे बार बार बोलते रहे, हाँ, कि आरएसएस को बचाने के लिए बोला। अगर हम देखें इसको रिकॉर्ड्स के बेसिस पे तो हम पाते हैं कि 1938 में पहली बार गोडसे एक हिंदू महासभा के लीडर के रूप में इमर्ज करते हैं। लेकिन 939, 940 के रिकॉर्ड्स जो गांधी मर्डर के बाद नागपुर हेडक्वार्टर से सीज किया गया आरएसएस के, उन रिकॉर्ड्स में गोडसे का नाम मौजूद है एक इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में। बिल्कुल। पुणे बेस्ड इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में। बाद के भी बहुत सारे एविडेंसेस हमारे सामने हैं, यानी कि उसने आरएसएस नहीं छोड़ा था गोडसे ने। तो गांधी मर्डर करने वाला व्यक्ति आरएसएस का मेंबर था, नंबर 1। नंबर 2, 8 दिसंबर 1947 को दिल्ली में गोलवलकर देखते हैं कि गांधी दिल्ली आ चुके हैं, और 9 सितंबर 47 को कलकत्ता को शांत, बंगाल को शांत करने के बाद वो दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली में बैठे हुए हैं, और वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स नहीं जाए छोड़ के, मुस्लिम्स पे जो अटैक हो रहा है वो रुक जाए, और रुक गया था काफ़ी हद तक।
और हम देखते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है आरएसएस के रैंक एंड फाइल में, और गोलवलकर 8 दिसंबर को बोलते हैं कि अगर गांधी अपने इस अप्रोच को नहीं छोड़ते हैं, मुस्लिम्स को रोकना जारी रखते हैं देश में, तो हमें पता है हम कैसे उनको चुप करा सकते हैं। पुणे में ये कहता है वो। हाँ, एक क्लियर कट थ्रेट था गांधी को। नो, गोलवलकर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड नहीं थे, गोलवलकर एक कल्ट लीडर भी थे। तो जैसे न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी पे जो अटैक हुआ, तो क्या हम उससे खुमैनी को अलग कर सकते हैं? नहीं ना, अगर हम उस समय की परिस्थिति को देखें, 1947-48 की परिस्थिति को देखें, तो क्या यह संभव नहीं था कि गोलवलकर ने जो कहा वो एक तरह का, उसके अपने फॉलोअर्स के लिए कम से कम एक तरह का फतवा था गांधी के खिलाफ। और अगर हमारे पास, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ रहता तो पता चलता कि क्या एग्जैक्टली था, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर तो साफ दिख रहा है, क्योंकि उसके 3 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि वोट से आपटे ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गांधी मर्डर का एक्चुअली प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो 1 महीने के बाद कल्मिनेट करता है मर्डर में। तो ये तो मर्डर का बात है। जहां तक बैन का बात है, तो बैन देखिए, बैन उस समय में तुरंत बैन किया गया, और बैन जो हुआ, जैसे हमने कहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था गांधी मर्डर के कॉन्स्पिरेसी एंगल का। बैन गांधी मर्डर एज सच के लिए नहीं हुआ था। जो कम्युनिके था उसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बैन किया गया था ये बोल के कि जो सीरीज ऑफ कम्युनल डेवलपमेंट्स हैं, अटैक्स हैं, जिसमें आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट का पता दिख रहा था सरकार को, और जो कल्मिनेट करता है गांधी मर्डर में ना, इसके बेसिस पे बैन किया गया था उनको। जब बैन लिफ्ट होता है तो ऑब्वियसली जो शर्त था वो शर्त सीधा था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कीजिए, आप उन सारी चीज़ों को मानिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को, देश नेशनल फ्लैग को, और अपने एक जो सीक्रेट सोसाइटी के रूप में जो ये एग्जिस्ट कर रहे थे उसको ख़त्म कीजिए, ओपन काम कीजिए, सब कुछ। हाँ, उसके बेसिस पे होता है। हालांकि इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, ये अलग बात है। आखिरी सवाल, ये निश्चित तौर पे आखिरी सवाल होगा, हालांकि इस किताब पे वाकई 1.5 घंटे बात मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी सवाल होगा कि सबके बावजूद आप देखिए गोलवलकर की जन्मशती मनाई गई, उसमें तो मुझे याद है कि किस किस तरह के बयान आए, नरसिंह राव का बयान कभी मैं याद करता हूँ, बाकी सब वो सब तो ठीक है। आज के टाइम में मतलब 2014 में पहली बार ये हुआ कि पूर्ण बहुमत के साथ एक सरकार आई जो आरएसएस से अपना अफिलिएशन बताती थी, और उसके बाद देश में शुरू होता है काफ़ी हद तक एक कम्युनल पॉलिटिक्स का पूरा एक दौर शुरू होता है। शुरू तो शायद 90 से ही हो गया था, लेकिन वो पावर में आता है, वो मेन स्ट्रीम बनता है, वो सारा कुछ। और उसके आने के बाद गोलवलकर की चर्चा उतनी नहीं होती है जितनी सावरकर की होती है। सावरकर अचानक से हीरो बना के पेश किए जाते हैं, भगत सिंह हीरो बनाए जाते हैं अपने तरीके से, सुभाष बाबू बनाए जाते हैं, लेकिन हेडगेवार और गोलवलकर जो ये आरएसएस के एक फाउंडर और एक आरएसएस के आर्किटेक्ट, आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट भी और ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्ट भी, उनकी बात अंदर होती हो, बाहर बहुत सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। देखिए, गोलवलकर, ये बात सही है कि हेडगेवार तो काफ़ी पहले थे। गोलवलकर के बारे में मोदी जी ने भी रिफ्लेक्ट किया है। उनकी जो किताब 70s तक थे वो, नहीं, उनका जो किताब है उसमें मेरे ख्याल से 15 या 16 लोगों पे उन्होंने, हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों पे उन्होंने लिखा है। जब सबसे लंबा चैप्टर जो है वो गोलवलकर के ऊपर है, और बहुत ही बढ़ा चढ़ा के काफ़ी कुछ लिखा गया है उसमें। तो यहाँ तक तो है, लेकिन जहाँ तक पब्लिक डिस्कोर्स का सवाल है, उसमें सावरकर निश्चित रूप से, सावरकर, क्योंकि सावरकर को बहुत आसानी से ये गांधी के खिलाफ, देखिए ये लड़ाई जो है ये बेसिकली गांधी के खिलाफ एक बार हीरो की तरह भी दिखा पाते हैं, क्योंकि उनका जो फर्स्ट फेज प्री अंडमान सेल्यूलर, हाँ, प्री अंडमान फेज जो है वो तो एंटी ब्रिटिश था, बिल्कुल। तो उसके बेसिस पे ये दिखला सकते हैं, क्योंकि इनका इतने साल जेल रहे और इनका जो पास्ट है वो फ्रीडम स्ट्रगल का नहीं है, आरएसएस का जो पास्ट है। तो फिर ऐसे किरदार को चुनते हैं जो इनको थोड़ा सा लेजिटिमेसी दिलवाए, और क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू ही लेजिटिमेसी मिलता है इंडिया में। हाँ, तो वो ये भी एक मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि जिसने आपको बनाया वो आपको लेजिटिमेसी नहीं दिला पाता है। मुझे लगता है कि आरएसएस का और बीजेपी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यही है। जी।
तो ये किताब देखने में आपको मोटी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मेरे पास हार्ड बाउंड है, 400 पन्नों की किताब है। और मेरा अपना मानना है कि 15 दिन इस किताब को देना, इसके साथ रहना न केवल आरएसएस को समझने में बहुत मदद करेगा, बल्कि आज के टाइम में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे तैयार किया गया उसके लिए समाज को धीरे धीरे, और कैसे जिसको हम लोग हिंदी में विषवेल कहते हैं, जहर का पेड़, उसके बीज कैसे तैयार किए गए, उसमें कौन सा खाद कौन सा पानी डाला गया, उसको समझने के लिए ये किताब बेहद बेहद ज़रूरी है। इसको जीवनी सिर्फ समझ के मत पढ़िए, इसको आरएसएस के एक अल्टरनेटिव इतिहास की तरह भी आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और इस किताब का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, अमेजन का लिंक आपको दे रहे हैं। ये किताब आपको आसानी से अमेजन पे मिल जाएगी। किताबें पढ़िए, क्योंकि सुनी सुनाई बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों का ज्ञान बहुत दिनों तक रहता नहीं है। पढ़े का ज्ञान बहुत लंबा रहता है। और धीरेन्द्र जी बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च के साथ, मतलब इन्होंने, मैं बहुत सारी बातें नहीं कर पाया जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कराड़ी ब्राह्मण जिस तरह के थे, वो जिस कौम से थे, वो उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, और गोलवरकर के एक रिश्तेदार तक पहुंचते हैं और उनसे बहुत सारी कहानियां निकालते हैं, और फिर उसको अल्टरनेटिव सोर्सेज के साथ कंपेयर भी करते हैं, उसको आखिरी सच नहीं मानते हैं। तो रिसर्चर जब तक सारे सच नहीं जान लेता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। धीरेन्द्र जी, आपको कभी शांति ना मिले, और आप लगातार इस तरह के रिसर्च लेके हमारे पास आते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।